दोस्तों यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि तो आज हम लोग मार्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए पहला चीज़ लिखा हुआ है कि मार्स को जो है हम लोग रेड प्लैनेट बोलते हैं, इसलिए क्योंकि ये लाल रंग का दिखता है। ठीक है। और लाल रंग किस वजह से दिखता है? वो दिखता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिलता है, इसलिए इसको ये इसलिए ये लाल दिखता है और इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसका जो दो सेटेलाइट है या दो मून है उसको फोबोस और डेइमोस बोलते हैं। ठीक है। फोबोस और डेइमोस। और ये जो है इट एक्सिस इज टिल्टेड एंड दे आर सिमिलर टू द अर्थ। तो इसमें जो है अर्थ के साथ ये सिमिलरिटी है कि ये जो है ये जो है टिल्टेड है यानी झुका हुआ है अपने एक्सिस से। ये अगर इसका एक्सिस है तो ये ऐसे झुका हुआ है। और दूसरा जो है इसमें भी डेज जो है वो छोटे बड़े होते रहते हैं। ठीक है। अब इसका केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन में आप देखेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 95% है। हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 0.08 जैसा है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पे लाइफ अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। अगर इसके इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे लाइफ या फिर आर्टिफिशियल जो है लाइफ यहाँ पे बनाई जा सकती है। नाइट्रोजन सिर्फ 2.5 है यानी। और नाइट्रोजन हमारे अर्थ पे कितना है तो 78% अराउंड है। ऑर्गन यहाँ पे लगभग ऑर्गन इतना है, ये है 1% के आसपास अर्थ पे भी है। ऑक्सीजन यहाँ पे काफ़ी कम है, ऑक्सीजन हमारे यहाँ लगभग 20% है, तो यहाँ पे 0.16% है। ठीक है। वाटर यहाँ पे मिलता है फ्रोजन। तो ड्यू टू द फ्रोजन वाटर यहाँ पे लाइफ पॉसिबल तो है। निक्स ओलंपिया ये एक नाम है वहाँ पे हाईएस्ट पीक का, निक्स ओलंपिया। जैसे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, वहाँ पे ऐसे ही निक्स ओलंपिया है, लेकिन वो माउंट एवरेस्ट से 2.5 टाइम्स बड़ा है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। और ये वोल्केनिक है, मतलब ऐसे हुआ तो यहाँ पे वोल्केनिक होते हुए तो होते होते तो ऐसे ऐसे करके ये इतना बढ़ गया। ठीक है। लार्जेस्ट वोल्केनिक माउंटेन इन द सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में ये जो है अपने पूरे सोलर सिस्टम में इंक्लूडिंग अर्थ, जुपिटर, सैटर्न सब मिला के ये जो है हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है। ठीक है। और ये पृथ्वी जो है लगभग 24 घंटा लेती है, ये 24.6 आवर्स लेता है एक रिवोल्यूशन एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है। ऑन एक्सिस। और ये जो है ये तो 365 लेता है अर्थ, और ये जो है 687 लेता है सन का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा जुपिटर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लैनेट है, वो मैं पिछले वीडियो में बताया था। साइज़ के आधार पर मैंने उसका कौन सा प्लैनेट किसकी साइज़ क्या है वो सब मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है। और ये फास्टेस्ट स्पिनिंग है, मतलब ये जो इसका रोटेशन है ऑन एक्सिस ये काफ़ी तेज़ होता है। ठीक है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है। तो ये आपको एक फैक्ट याद रखना है। ठीक है। और ये है, और 10 घंटे में ही अब सोचिए इतना बड़ा है, पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी ये जो है 10 घंटे में अपना रोटेशन पूरा कर लेता है, जो कि अर्थ जो है 24 आवर्स लेती है। ठीक। और इसके सेटेलाइट पहले तो सबसे इसके सबसे ज़्यादा सेटेलाइट हुआ करते थे 79, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट जो डिस्कवरीज हैं उसमें आप देखेंगे कि जो सैटर्न है उसके सेटेलाइट सबसे ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है। तो गैनमेड इसके इस पे एक मूवी भी बन चुकी है, लार्जेस्ट और मोस्ट मैसिव मून ऑन इन द सोलर सिस्टम। तो इसका जो प्लैनेट है सैटेलाइट सॉरी इसका जो सैटेलाइट है उसका नाम है गैनीमेड। और ये जो है काफ़ी बड़ा है, ह्यूज है। ठीक है। और मिनिएचर ऑफ द सोलर सिस्टम जुपिटर को बोला जाता है। और हम सैटर्न के बारे में बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट है तो ठीक है, इस पर एक ऐसे क्लाउड रिंग बना हुआ है। ठीक है। 7 रिंग्स फाउंड इन द अराउंड द सन। तो ये जो क्लाउड रिंग है इसकी संख्या कितनी है तो 7 है। ठीक। और इसके 84 सेटेलाइट अभी और डिस्कवरीज हुई हैं, और ये शायद 100 के ऊपर जा रही है इसकी सेटेलाइट्स की संख्या। तो सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मून किसके पास है तो यही है आपका सैटर्न।
टाइटन जो है, इसका जो टाइटन है, सेटेलाइट का नाम टाइटन रखा हुआ है, वो जो है सबसे बड़ा इसका मून है या सेटेलाइट है, जो भी बोलिए। ठीक। और ये जो है सेकंड लार्जेस्ट है। तो पहला क्या था, गैनमेट था, सेकंड क्या है, टाइटन है। और सेटेलाइट का फियोबे ऑर्बिट सैटर्न इन द अपोजिट डायरेक्शन, और जो इसका सेटेलाइट है फियोबे, और ये जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट, इसका अपोजिट डायरेक्शन में ये इसको रिवॉल्व करता है। ठीक है। अब एवरेज डेंसिटी जो है सैटर्न की, वो जो है वाटर से कम है। आप सोचिए, तो वाटर से कम होने की वजह से अगर सैटर्न को वाटर में छोड़ा जाएगा तो ये उसके ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है। अब डेंसिटी वही है, अगर डेंसिटी हाई होगा तो वो वाटर में डूब जाएगा। और ये जो है 29.456, इसका स्पिनिंग टाइम इतना स्लो है कि इतना ईयर्स लगाता है एक रिवॉल्यूशन करने में सन का। ठीक है। अब यूरेनस के बारे में देख लेते हैं। अब हमने मरकरी देख ली, मरकरी के बाद वीनस देख लिया, वीनस के बाद अर्थ देख लिया, अर्थ के बाद मार्स देख लिया, मार्स के बाद हमारा एक एस्ट्रॉयड बेल्ट था, बेल्ट के बाद हमने जुपिटर देख लिया, फिर हमने सैटर्न देख लिया, अब हम लोग यूरेनस देखेंगे, उसके बाद नेपच्यून और प्लूटो रह जाएगा। ठीक है। ये आपका अगर सन है तो यहाँ से इसका असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है। तो ये जो है डिस्कवर किया है किसने, विलियम हर्सल ने 1781 में। ठीक है। और यूरेनस इज द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो अब जो सबसे बड़ा जो था वो था जुपिटर, उसके बाद था सैटर्न, उसके बाद यूरेनस ही है। ठीक है। और ये तो है 84 ईयर्स लेता है अर्थ ईयर कंप्लीट करने में एक रिवॉल्यूशन। ठीक है। और ये जो है मैंने बताया था कि वीनस और जो यूरेनस है, ये दोनों ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट अपने एक्सिस पे करते हैं, जब बाकी जो प्लैनेट है वो वेस्ट टू ईस्ट करते हैं। यूरेनस वन ऑफ द ओनली टू प्लैनेट रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है। ओनली वीनस एंड यूरेनस। ठीक है। यू भी याद से याद कर लीजिए। ठीक है। सनराइज अकर्स इन वेस्ट और सनसेट अकर इन ईस्ट। ठीक है। जब रिवॉल्व ये उल्टा साइड में हो रहा है तो जस्ट अर्थ के अपोजिट होगा, सारी चीज़ें होगी, सारी चीज़ें ड्यू टू द ग्रेटर टिल्ट। ये आप इसका देखिए टिल्टेशन कितना है, 97.8, ऑलमोस्ट ये जो है एकदम लेट गया है। जैसे आपका ये अगर 90 डिग्री है तो अगर ये ऐसे है तो पूरा समझ लीजिए ऐसे है, पूरा ये ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे लेट गया पूरा। ठीक है। लाइंग ऑन इट्स साइड, देखिए बोल भी रहा है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टिल्टेशन किसका है, तो ये यूरेनस का ही है। ठीक है। इसमें जो है सेटेलाइट की संख्या कितनी है, मून्स की संख्या कितनी है, तो 27 है। अब नेपच्यून की बात कर लेते हैं। ये फार्थेस्ट है, सबसे लास्ट में है जो मैंने बताई थी, और इसको डिस्कवर किया 1846 में जॉन गैल ने। ठीक है। जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे ये सब। और 165 साल लगाता है आपका रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ये क्लाउड ऑफ सुपर कूल मेथेन, अब इसमें जो है एटमॉस्फेयर में मेथेन रहता है। ठीक है। ये अपीयर्स ब्राइट ब्लू। ठीक है। टोटल जो इसके सैटेलाइट्स हैं वो 14 हैं, इसके कितने थे, 27 थे। डिस्कवरीज होती रहती हैं, बढ़ते रहते हैं। ट्राइटन जो है इसका सेटेलाइट है, लार्जेस्ट सेटेलाइट। अब ड्वार्फ प्लैनेट की बात कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट 5 है, अब जिसमें से एक आपका प्लूटो भी है। और ड्यू टू द, अब इसको ड्वार्फ प्लैनेट से बोला जाता है कि जो रिवोल्यूशन है उसका सबका इंडिविजुअल है, अर्थ का है, मार्स का है, जुपिटर का है, लेकिन प्लूटो का देखा गया कि ये कट कर रहा है नेपच्यून का, तो इसलिए इसको वहाँ से हटा दिया गया। ठीक है। अगस्त 24 को प्लूटो को रिमूव कर दिया गया क्योंकि ये जो है क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा था। ठीक है। और ये जो है 1930 में इसको क्लाइड विलियम टॉम्बॉग ने इसको डिस्कवर किया था। द ऑर्बिट ऑफ फॉल द वे नेपच्यून, नेपच्यून के साथ इसका मैं बता ही रहा था कि क्रॉस करता है। अब आप एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे कि अगर ये ऑर्बिट है नेपच्यून का और अगर इसको ये क्रॉस कर रहा है प्लूटो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे। तो वो टाइम कब आएगा और ये कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में कोई भी नॉलेज किसी के पास है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ठीक है। अब ये लेता है, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, लगभग 250 साल लेता है। 247.7 ईयर्स कंप्लीट द रिवोल्यूशन होता है। ठीक है।
अब हम लोग आगे चलते हैं। सेरेस, हुमेना, मेकमेक, इरिस ऑल्सो जो है ये सब ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। मून की बात कर लेते हैं। मून मतलब ये अर्थ वाला मून की बात कर रहे हैं, द ओनली सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है। और ये जो है 27 दिन में, 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट्स लगता है अपने ओन एक्सिस। और जो 59% एरिया है वही विजिबल होता है। अब क्योंकि जैसे जैसे हम अ, देखते हैं उतना टाइम में ये, मतलब पृथ्वी जितने टाइम में लेती है उतने टाइम में ये भी घूम जाता है, तो हमको इसीलिए ये इसका एक साइड ही हमेशा दिखता है। ठीक है। और ये इंक्लाइन कितना है, 5 डिग्री इंक्लाइन है। ठीक है। सॉरी, द प्लैनेट मून ऑर्बिट, अच्छा उसका ऑर्बिट जो है वो 5.145 डिग्री इंक्लाइन है। और ये टिल्ट कितना है, 6.68। ठीक है, ऑर्बिटल मिनिमम। अब क्या इसका कि इसका भी ऑर्बिट ऐसे है। तो अब ये अर्थ है, अगर ये में तो ये दूरी और ये दूरी अलग अलग होगी। तो इसमें जो दिया है तो कभी क्लोज आएगा, कभी ये दूर जाएगा। तो जो इसका क्लोजेस्ट है मिनिमम डिस्टेंस है वो है 3,63,000 किलोमीटर लगभग। और ये 4 लाख, 4 लाख। ठीक है। और एवरेज जो है 3,84,000। तो आगे चलते हैं। और ये देखिए दिखाया है कि 29 27 डेज में तो ये रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा था। सॉरी, ये अपना अपना खुद का एक्सेस कंप्लीट कर रहा था। और 29 डेज में ये आप देखेंगे कि अर्थ का रिवोल्यूशन भी कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए हमको एक ही फेस हमेशा दिखता है। ठीक है। टाइम टेकन व्हेन मून रिवॉल्व अराउंड द फुल मून टू अंदर फुल मून इज ए लूनर मंथ। ठीक है। टाइम टेकन व्हेन मून रिवॉल्व अराउंड सन वन फुल मून टू अनदर फुल मून इज लूनर मंथ। ठीक है। या साइनोडिक मंथ बोलते हैं। अब व्हेन द मून क्लोजेस, जब ये अर्थ के एकदम पास होता है तो उसमें सुपर मून होता है। ठीक है। और जब एक मंथ में 2 फुल मून पड़ जाता है तो उसको ब्लू मून मून बोलते हैं। ठीक है। अब नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन एल्ड्रिन, ये जो है 20 जुलाई 1969 को आपका ये चंद्रमा पर गए थे। ठीक है। अब अर्थ अगर दोनों के बीच में आ जाता है तो लूनर इक्लिप्स होता है। ठीक है। और डार्क स्पॉट जो मून में है उसको हम बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है। अब ट्रैंक्विलिटी क्या है, शांति। लूनर इक्लिप्स जो है ये कब पड़ता है, फुल मून के दिन पड़ता है। ठीक है। अब ये लास्ट फेज में हम लोग चल रहे हैं सोलर सिस्टम के। मून का हो गया, सारे प्लैनेट्स की बात हो गई। अब जो और थोड़ी जैसे एस्ट्रॉयड बेल्ट था और जो छोटी मोटी बॉडीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये पहली बात, इसका जो बेल्ट है ये कहाँ पे है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। ठीक है। और एस्ट्रॉयड जो है ये भी जो है आपका सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और ये जो है जैसे बिग बैंग हुआ तो प्लैनेट से बने, जुपिटर बना, सब बना हुआ। तो ये जो है छोटे छोटे एक तरह से ग्रह है। तो ये जो है काफ़ी संख्या में फैल गए टूट फूट के कारण। ठीक है। तो बिग बैंग से ये भी बने हुए हैं। अब देखिए स्टर्ड बेल्ट का इसमें बताया हुआ है, देखिए ये सब छोटे छोटे हैं, कुछ कई किलोमीटर के हैं। ठीक है। अब कॉमेट्स क्या होता है, तो जो कॉमेट्स होता है ये जैसे स्टोन, डस्ट, आइस, गैस, ये सब मिल के छोटे छोटे क्लाउड के फॉर्म में बनते हैं, सोलर सिस्टम में दिखते भी हैं। और ये भी जो है सन के राउंड जैसे प्लैनेट्स वगैरह करते हैं वैसे ये लोग भी रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। और ये तभी विजिबल होते हैं जब ये जाते जाते सूर्य के नज़दीक जाते रहते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर में तो सन ही है। तो धीरे धीरे जा करके जब वहाँ पहुँचते हैं तो ये क्या है कि बर्न हो जाते हैं। और जब ग्लो होते हैं तो ये हमको दिखने लगते हैं। ठीक है। और टेल्स इसलिए है कि बर्न होता है तो अब ये चूंकि सन की तरफ जा रहा है तो उसका जो टेल है वो पीछे की तरफ बनेगा। ठीक है। कोमा जो है वो टॉप पार्ट होता है, जैसे अब ऐसे है, बर्न करना शुरू किया तो ऐसे जो है इसका टेल बन रहा है। ठीक है। तो जो ये अपर पार्ट है इसको कोमा बोलते हैं, और पीछे वाले पार्ट को। और गैस कोटिंग जो है आइस, कॉमेट, डस्ट अराउंड, ये सब कॉमेट न्यूक्लियस में बनते हैं। टेल स्टार भी इसको बोला जाता है। ठीक है। तो ये हो गया कॉमेट के बारे में। ठीक है। अब मीटेरोइड की बात कर लेते हैं। मीटेरोइड और द कॉस्मिक पार्टिकल मूविंग अराउंड द यूनिवर्स। ठीक है। अब ये भी वैसे ही कुछ होते हैं।
डस्ट जो उसके जो टूटे फूटे पार्ट होते हैं जो एस्ट्रॉयड वगैरह के, वो भी रहते हैं। और यही जो है मीटियोर्स जो है, ये कभी कभी तथा अर्थ एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। वैसे तो अर्थ एटमॉस्फेयर की वजह से ये जल जाते हैं, लेकिन कुछ अगर रिमेनिंग पार्ट रहता है तो कभी कभी अर्थ पे भी गिर जाता है। सम फ्रेगमेंट ऑफ द मीटियोर डू नॉट बर्न परफेक्ट एंड फॉल इनटू द अर्थ। ठीक है, इसको तो ये स्टोन टाइप का रहता है। ठीक है, और फॉलिंग स्टार भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब लोनार लेक जो है महाराष्ट्र का, ये जो है मीटियोर गिर गया था वहाँ पे, बहुत बड़ा मीटियोर गिर गया था। तो और वहाँ पे गड्ढा हो गया था। तो जो लोनार लेक महाराष्ट्र का है वो इसी की वजह से होता है। अब ब्लैक होल की बात कर लेते हैं। जो एस चंद्रशेखर है हमारे यहाँ इंडियन वैज्ञानिक, इन्होंने एक ब्लैक होल की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो ये क्या है ब्लैक होल? तो एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड जो है इन द स्पेस, वो जो है किसी भी रेडिएशन को इनसे बाहर नहीं जाने देता। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट इसका ग्रेविटेशनल फील्ड होता है कि सब कुछ ये, और ड्यू टू द वेरी हाई डेंसिटी। ठीक है, ब्लैक होल है ऐसे है कि तो लाइट्स इसमें स्केप ही नहीं कर पाता है। तो जो लाइट्स होता है, हमको भी पता है कि व्हाट वी कैन अपीयर्स इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें क्या है कि ये जब होता नहीं है तो इसलिए वहाँ पे कुछ दिखता नहीं, इसीलिए वहाँ पे इसको ब्लैक होल बोलते हैं। अब अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ की बात हमने जो जनरल एक उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन थी वो हमने ली थी, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। तो कार्बोनीफेरस एरा में आप देखेंगे कि जो है जो अर्थ था वो एक कंप्लीट था ऐसे। अब यहाँ पे, अब ऐसे इंडिया है तो ये सब सी का पार्ट है, और ये टेरेस्ट्रियल बॉडी, तो ये जो अलग अलग है ये सब एक ही साथ है। इसको हम पैंजिया बोलते थे। ठीक है, और जो ये बॉर्डर बॉडी थी इसको पैंथालासा बोलते थे। तो जो पैंजिया है वो दो भाग में बट गया। अब कौन से एरा में बटा? तो बटा ट्रियासिक एरा में। ट्रियासिक एरा में आप देखेंगे कि ये जो है लगभग 200 मिलियन पहले ये जो है दो भाग में बट गया। तो नॉर्दर्न पार्ट को लोरेशिया बोला जाएगा, और जो आपका साउदर्न पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड बोला जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, यूरेशिया में तो आपका अपर पार्ट ऑफ द एशिया लाइक रसिया, चाइना, ये सब, एंड यूरोप ऑफ कोर्स, और नॉर्थ अमेरिका वगैरह, ये जो है ये लोरेशिया के पार्ट थे। और इसमें साउथ अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, इंडिया हुआ और ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये ऐसे बताया हुआ है कि जैसे ये आपका इक्वेटर हो गया, अगर ये अर्थ है तो 0 डिग्री पे इक्वेटर हो गया, 23.5 डिग्री पे आपका दोनों तरफ दाना सर, एक ट्रैफिक ऑफ कैंसर है, एक ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉन है। और जो 66 पे है वो आर्कटिक सर्किल और एक अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, तो ये उसी के बारे में है जो हमारा अर्थ है। अब ये हो गया इसका डेवलपमेंट हो गया, तो उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं उसका। तो जो लैटिट्यूड है आप देख लीजिए। अब ये जो लैटिट्यूड है इसको जो है हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ऐसे करते हुए ये 90 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि अगर ये 0 है तो अब यहाँ से ऐसे 1 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते हुए, तो जो 30.5 है, अब यहाँ से अब अगर ऐसे बनाएंगे तो ये जो है ये 23.5 डिग्री। और ऐसे ही पहुँचते पहुँचते जब हम यहाँ चले जाएंगे तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस बेसिस पे इसको हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड हो गया, एंगुलर डिस्टेंस, जैसा कि मैं आपको बता दिया। अब इक्वेटर है जो, ये एंगुलर डिस्टेंस कुछ नहीं है, तो ये इक्वेटर है, 0 डिग्री हो गया। तो अब इक्वेटर की जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, और जो साउदर्न पार्ट है उसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। अब इक्वेटर पासेस थ्रू, अब ये जो इक्वेटर है, अब इसमें जो जो भी, अब जैसे इक्वेटर है तो अब ये ऐसे इंडिया है, अब ये यूरेशिया वगैरह का पार्ट है, ये यूरोप है। तो अब ये कौन सी कंट्री से होके जाता है? तो क्योंकि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, इक्वेटर है, ये सब जो है लाइंस जो है वहाँ की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पर रेन का क्या कंडीशन रहेगा, वहाँ पे किस तरह की घास उगेगी, ये सब जो है चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इसलिए हमको ये सब पता रखना चाहिए। तो ये इक्वेटर कहाँ कहाँ से बात होती है? साओ टोम, प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC, उगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये इतने सारे हैं जहाँ से इक्वेटर पास होती है।
और लैटिट्यूड क्या होता है वो मैं बताया ही। तो अब नॉर्थ में रहेगा तो नॉर्थ और साउथ में रहेगा तो साउथ। ठीक है। अब 1 डिग्री में 111 किलोमीटर आपका लगभग आपका डिस्टेंस रहता है। ये अगर ऐसे हो गया ऐसे तो 1 डिग्री का डिफरेंस है तो 111 किलोमीटर का आएगा। तो टोटल 90 है तो 111 × 90। तो ये जो है टोटल डिस्टेंस आपका मिल जाएगा। अब लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं। अब ये ऐसे ये लैटिट्यूड था। अब लॉन्गिट्यूड आपका ये है। ठीक है। तो ये जो है इमेजिनरी लाइन है, सबको पता है। तो इक्वेटर भी वैसे ही है। और ये जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल को अगर कनेक्ट करता है तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। और ये जो है अब इसमें जो क्या था कि ये ऐसे था तो ये जो डिस्टेंस ज़्यादा था ये कम था। लेकिन जब ऐसे रहता है हमारा तो ये जो सारा डिस्टेंस जो है, क्योंकि ये सब यहीं से ले रहा है पोल से ही, तो ये जो हमारा है इक्वल रहता है डिस्टेंस। ठीक है। और जीरो कहाँ पे माना जाता है? अब ये ऐसे है तो जीरो हमने ग्रीनविच से लिया है। अब एक जगह तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ें पहला लाइन, इसमें तो हमने जीरो उसको मान लिया जो सबसे हाईएस्ट सेंटर में था। ठीक है। तो इसको हम लोग ग्रीनविच जो इंग्लैंड में है उसको मानते हैं और इसी को प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है। यहीं से स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। ये जो 0 डिग्री है, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, इधर आपका ईस्ट लिया जाता है और इधर वेस्ट लिया जाता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे 12 बजेगा तो यहाँ पे उस हिसाब से 1 बज रहा होगा, 2 बजेगा इधर अपोजिट साइड में, इधर जो है 11 बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा, इस टाइप से बैकवर्ड और फॉरवर्ड ये सब हम लोग देखते हैं। अब प्राइम मेरिडियन जो लाइन है वो कौन से देश से गुजरती है? तो यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया, टोगो हो गया, गाना हो गया, और अंटार्कटिक से ऑफकोर्स जाती है। तो जो जस्ट अपोजिट जो है जीरो लॉन्गिट्यूड के, आप 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं उसको, वो है। ठीक है। और इंटरनेशनल जो है ये पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशियन, मिडिल ऑफ द पैसिफिक ओशियन। ठीक है। और ये इमेजिनरी लाइन है वो तो ठीक है। और स्टैंडर्ड टाइम जो है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है सबके लिए। और यूजली जो है 4 मिनट 1 डिग्री में हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है। इक्वेटर और जो ग्रीनविच टाइम है ये गल्फ ऑफ गिनी में, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका, ये वहाँ पे जाके मिलती है। अब हम लोग दो और जो चीज़ें हमने देखी थी, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था। तो इसका हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंस और थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो 23.5 डिग्री जो रहेगा तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ से पास करता है? तो हवाई आइलैंड, यूएसए, मैक्सिको, बहामास, माली, वेस्टर्न सहारा, मॉरिसियाना, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ओमान एंड ताइवान। ठीक है। इतनी सारी कंट्रीज थी ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है। ठीक है। ये सब कंट्री वगैरह पूछता है तो इसको आपको 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार भी जब तक याद नहीं हो जाता तब तक देखना है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखिए सेम ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था। अब ये जो है जो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न में था तो इसको जो है आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में देखना पड़ेगा। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से पास होता है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, पैराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया, टोंगा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। जीरो लैटिट्यूड और जीरो लॉन्गिट्यूड जो है ये अटलांटिक ओशियन में क्रॉस करते हैं। ठीक है। ये तो हमने देख ही लिया। द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आज ये जो 3 लाइन है ये अफ्रीका एक सिंगल ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से तीनों लाइन पास करती हैं। और सॉलिस्टिस जो है वो 2 टाइम्स होता है। और अब उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये आपका है 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये 23.5 डिग्री साउथ है। अब यहाँ पे सन है तो जो अपरेंट मूवमेंट होता है वो एक बार स्ट्रेट लाइन यहाँ तक जाएगा। अभी स्ट्रेट लाइन पहले यहाँ पे पड़ रहा है, यहाँ पे इंक्लाइंड है दोनों तरफ। तो सन का जब मूवमेंट होगा तो एक बार यहाँ पे और यहाँ पे, तो एक बार साल में एक बार यहाँ पड़ेगा, एक बार यहाँ पड़ेगा, और यहाँ पे जो है जब जाएगा तब एक बार पड़ेगा और जब आएगा तब एक बार। इसीलिए जो सॉलिस्टिस है वो 2 बार यहाँ पे, ये सॉलिस्टिस यहाँ पे होता है ना, एक विंटर एक समर, जब इधर से आएगा तो। ठीक है। अब अर्थ अगर यहाँ पे है तो एक बार स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पड़ेगा, फिर यहाँ मूव करेगा तो यहाँ स्ट्रेट लाइन एक बार हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो।
फिर नीचे आएगा तो यहाँ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब आने के जाने की प्रक्रिया में 2 बार यहाँ पे पड़ रहा है स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी 2 बार पड़ रहा है, और यहाँ पे सिंगल सिंगल बार पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इसे समझिए कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे 1 बार, यानी साल में 2 बार इधर, और ये जो है टोटल 4 बार पड़ेगा। ठीक है, ये 2 बार पड़ेगा और ये 1 बार पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, तो जो जून 20 और 21 है ये लॉन्गेस्ट डे है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, और ये समर सॉल्स्टिस है। ठीक है, और 21-22 जो है ये जो है विंटर सॉल्स्टिस है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगा। ठीक है, अब जो है उसके कॉन्ट्रेरी जो जैसे नॉर्थ में अगर लॉन्गेस्ट है तो वो साउथ हेमिस्फीयर में आपके जाके शॉर्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो अर्थ जो है उस हिसाब से ये टेम्परेचर के हिसाब से बटा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के जो जोन है इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन की जो रेज है हमेशा स्ट्रेट पड़ती है। ठीक है, और इसके नीचे जो है ये आपका टेम्परेट वगैरह जोन हो जाएगा। इसके नीचे दिखाया है कि 23 से 26 में कि टेम्परेट जोन हो गया, और इसके बाद जो है फ्रेडी जोन या पोलर जोन जो भी है वो बोल सकते हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड टॉप जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, अब जियोग्राफी की जो डिस्कवरीज हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अब हमने ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो है ट्रॉपिकल जोन फ्रेडी जोन ये सब का थोड़ा हमने समझ लिया। आगे अगर आता है तो फिर से हम लोग एक बार और देखेंगे उसको। तो देखिए 1492 में अमेरिका का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, तो ये जो कोलंबस है ये स्पेन का था, और ये जो है इंडिया को खोजते खोजते कैरेबियन आइलैंड पे पहुंचा। फिर जो है सेंट्रल अमेरिका साउथ अमेरिका वगैरह का खोज हुआ। अमेरिकागो करके एक आदमी था, उसने जो है कंप्लीट अमेरिका की खोज की थी, इसलिए उसके नाम पे अमेरिका उसका। ठीक है, तो अब ये है कि नॉर्थ अमेरिका का जो डिस्कवरी है वो डिस्प्यूटेड है, इसलिए क्योंकि यूरोपियन ट्रेवलर एरिक्सन ने जो है 986 AD में भी अमेरिका का डिस्कवरी किया था, ऐसा मानते हैं लोग। और 1421 में ये चाइनीज़ जो है एडमिरल जिंग ने भी। तो बात यह है कि जब आप खाली डिस्कवरी से नहीं हो जाता है, कि जब उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक पक्का रूट वगैरह लेके अगर आते हैं तो उसको दिया जाता है, इसीलिए कोलंबस का नाम जो है काफ़ी फेमस है। तो इसीलिए अमेरिका में जो है लार्जली कंसिडर टू हैव डिस्कवर अमेरिका। कोलंबस डे जो है सेकेंड मंथ ऑफ सेकेंड मंडे जो है एवरी अक्टूबर को जो है कोलंबस डे मनाया जाता है। ठीक है, और जॉन कोबोट, इसने न्यू फोलैंड यानी आपका आज का जो न्यूजीलैंड वगैरह है उसको डिस्कवर किया था। नहीं नहीं नहीं, ये अलग है, न्यू फोलैंड का डिस्कवरी किया था। और वास्को डी गामा जो है ऑफकोर्स 1498 में इसने जो है इंडिया आया था। तो इंडिया की डिस्कवरी कहीं कहीं लोग बोलते हैं, ऐसा डिस्कवरी जैसा कुछ नहीं है, उसने सी रूट डिस्कवर किया था। ठीक है, देखिए निकोलस कॉपरनिकस जो है वो उसने बताया था कि जो है सन जो है वो है सेंटर में, ना कि पृथ्वी है। उसके पहले जो भी बिलीफ सिस्टम था उसमें यह था कि पृथ्वी जो है वो सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम का है। ठीक है, 1610 में जो गैलीलियो है उसने जो है एक मून की खोज की थी जो जुपिटर का मून था। ठीक है, और केपलर ने जैसा कि मैं बताया कि प्लानिटरी मोशन वगैरह का डिस्कवरी किया था 1609 में। हवाईन आइलैंड का डिस्कवरी 1778 में जेम्स कुक ने किया था। नॉर्थ पोल का डिस्कवरी 1909 में बाई रॉबर्ट पेरी ने किया था। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्सपीडिशन था 1911 में साउथ पोल जाने वाला, इसको लीड किया था किसने? डोनाल्ड एमंड्समैन ने। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का देख लेते हैं। तो ऊपर की बात हो गई, जो भी हमने इमेजिनरी लाइन वगैरह बनाई है वो सब स्टडी के लिए बनाई है, ऐसा फिजिकली आपको देखने में कुछ मिलेगा नहीं। और इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ब्रॉडली जो है 3 लेयर में बांटा था। क्रस्ट जो अपर पार्ट है, जैसे अगर मैं ऐसे अर्थ को बताया तो जो ये सबसे पहला वाला जो लेयर है इसको हम लोग बोलेंगे क्रस्ट। अब इसके बाद जो दूसरा लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे मेंटल, और अंदर में जो है उसको कोर बोलते हैं ना, कोर। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर है
आउटर मोस्ट है। अब जाहिर सी बात है कि जो सबसे ऊपर है उसका डेंसिटी सबसे कम होगा, उससे फिर फर्दर डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो आउटर मोस्ट है और सबसे ब्रिटल पार्ट है। ठीक है। और ये जो थिकनेस है ये वेरी होती रहती है ओशियानिक, और ऑफ कोर्स जहाँ पे कंटिनेंट है वहाँ पे थोड़ा उसका वेट ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ओशियानिक है वहाँ पे थोड़ा सा कम होगा। लिखा है वही चीज़ लिखा है कि ओशियानिक थिनर है और कॉन्टिनेंटल जो है वो थोड़ा सा मोटा है। लेकिन जो मीन थिकनेस है वो 5 किलोमीटर के आसपास है। ओ सॉरी, जो 5 किलोमीटर है वो ओशियानिक का है, और 30 किलोमीटर लगभग ये जहाँ पे कंटिनेंट है उसका है। ठीक है। एवरेज जो उसका थिकनेस है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो केमिकल कम्पोजिशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो है सिलिका और एल्युमिनियम है। ठीक है। सिलिका और एल्युमिनियम है, तो इसको ऐसे Cl बोलते हैं। ठीक है। अब परसेंटेज वाइज अगर हम देख लें तो अब देखिए ऑक्सीजन वैसे तो सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है। लेकिन चूंकि ये मेटल नहीं है, मेटल में आप देखेंगे कि सिलिका 27% और 8% लगभग आपका एल्युमिनियम है, और डेंसिटी जो है लगभग 3 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है। अब चलते हैं मेंटल की तरफ। मेंटल में आप देखेंगे कि जो क्रस्ट के नीचे वाला जो लेयर है वो जो है आपका मेंटल उसको बोलते हैं। वही चीज़ लिखा है बीनीथ ऑफ द क्रस्ट। और ये जो है लगभग 2900 किलोमीटर इसका थिकनेस है। उसका थिकनेस कितना था क्रस्ट का जहाँ पे ओशियन था वहाँ पे हमने लगभग 5 किलोमीटर देखा था एवरेज, और जहाँ पे कंटिनेंट था वहाँ पे लगभग 30 मीटर। लेकिन इसका देखिए कितना ज़्यादा है, 2900 किलोमीटर। वो सेम चीज़ यहाँ पे बनाया हुआ है। ये आपका क्रस्ट है लगभग 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के। अब ये देखिए मेंटल यहाँ तक है पूरा मेंटल। अब ये अपर पार्ट को अपर मेंटल और लोअर पार्ट को लोअर मेंटल बोलते हैं। तो ये जो है 2900 किलोमीटर इसका थिकनेस है। ठीक है। अब इसमें डिसकॉन्टिन्यूटी का एक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ से जो है थोड़ा जो है उसका, अब ये क्रस्ट जाते 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 कहीं से तो उसका प्रॉपर्टी वगैरह चेंज होगा, जहाँ से मेंटल स्टार्ट होगा। ऐसा कोई क्लियर तो आ नहीं जाएगा कि यहाँ पे ये कोई ऐसा माइलस्टोन तो लगा नहीं है कि वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि अभी मेंटल स्टार्ट हो गया। तो कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से तो उसको वो है हम लोग मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही क्रस्ट स्टार्ट आउट करके जब अपर मेंटल स्टार्ट होता है तो उसको जो है, और अपर पोर्शन, ये वाला जो अपर पोर्शन है इसको और ये दोनों को मिला करके एथनोस्फियर, एस्थनोस्फियर जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है। एस्थनोस्फियर। ठीक है। और जो मेंटल है उसका जो कॉम्पोजिशन क्या है वो सिलिका और मैग्नीशियम है। ठीक है। फिर उसका फर्दर हम लोग कोर देख लेते हैं। उसके बाद जो है वो कोर आता है, और कोर जो है ये ड्यू टू द हाई प्रेशर, इसका जो है ये हॉट है काफ़ी, और डेंस भी है। डेंसिटी तो मैं बताया कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे तो इट, और इसके जो है ब्रिटल क्रस्ट सॉलिड मेंटल। ठीक है। और जो ये ड्यू टू द हाई प्रेशर जो है ये जो है एक सेमी लिक्विड की तरह, प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है, जैसे होता है ना विस्कस मटेरियल वैसा जैसे रहता है। तो अब इसमें जो है निकल और आपका आयरन रहता है, निफे। ठीक है। तो अब जो है आपने देख लिया कि क्रस्ट में सीएल रहता है, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम रहता है, और इसमें निफे रहता है, निकिल और फेरस। और इसका जो है एवरेज डेंसिटी कितना है 5.5, और इसका जो है रेडियस जो है 6378 है। ठीक है। और आगे चलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो लगभग 1 डिग्री जाने पे 1 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो राइज होता है 32 मीटर पे। जैसे हम लोग जब अर्थ के ऊपर जाते हैं तो उस समय भी उसमें टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक है। लेकिन इसमें जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आउटर जो सरफेस है उसको जो है हम लोग 3 भाग में बांटते हैं कि एक लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये जो जमीन वाला पार्ट है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, पानी वाला पार्ट को हाइड्रोस्फीयर, और बायोस्फीयर हो जाता है जो दोनों का कॉमन एरिया रहता है, जो हमारा लिविंग स्पेस रहता है। ठीक है। तो अब जो है फर्दर हम लोग लिथोस्फीयर को थोड़ा सा देख लेंगे। तो लिथोस्फीयर में आप देखेंगे कि अब ये लिथोस्फीयर किसका पार्ट है, ये क्रस्ट का पार्ट है। ठीक है। रिजिड है, रॉकी है, और इसमें लेयर है,
क्रस्ट का लेयर है तो मैं पहले ही बता दिया था। और अपर मेंटल जो है, अपर मेंटल तक इसका मतलब फैला हुआ है तब, इसलिए इसको, तो इसका मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना है, वही एवरेस्ट वाला 8,848 मीटर। ठीक। और जो मैक्सिमम जो आपका डेप्थ है वो है मरियाना ट्रेंच। ठीक है। और जो 70% जो है ये जो है पानी से घिरा हुआ है, और बाकी जो 29.1 है वो 70.9 है ये, और 29.1 जो पार्ट है ये लैंड का है। ठीक है। तो वाटर जो है 61% जो है आप देखेंगे ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। 80% एरिया जो है, तो अगर ऐसे पकड़ लें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर जैसे 61 इसमें जो 61 है तो इसको पकड़ लीजिए 39 ये है, और ये 61%, ये 61% पानी है था। और लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो इसमें ये जो है काफ़ी ज़्यादा 81% है। तो मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज़्यादा है। ठीक है। आइस कैप वगैरह पोल वगैरह पे है ही, देख ही रहे हैं। और लैंड मास जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में कम है। ठीक है। अब रॉक की बात कर लेते हैं। अब जो लिथोस्फीयर में जो रॉक मिलता है अब उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो अब ये जो है रॉक जो है वो तीन तरह का, तो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक है। तो अब ये जो है अब मान लीजिए इसका केमिकल कंपोजिशन और कितना देर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहा, तो वो उसका जो टाइमिंग है वो सब, उसका जो इफेक्ट है वो सब देखने के बाद इसको अलग अलग तीन भागों में बढ़ता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फ। तो उसमें हम देख लेंगे कि अब देखिए इग्नियस, और जो इग्नियस से भी कन्वर्जन होता है ड्यू टू द केमिकल चेंजेस, ड्यू टू रफ एंड टफ, पानी से कांटेक्ट में आएगा, बहुत लॉन्ग टर्म सन के कांटेक्ट में रहेगा, तो ये जो है इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। और सेडिमेंट्री का भी होता है। तो इग्नियस से भी होता है, हीट एंड प्रेशर दिया है, तो इग्नियस जो है सेडिमेंट्री में होगा, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक होगा, और डायरेक्ट जो है ये इससे भी चेंजेस होता है। अब इसमें देखिए रीज़न क्या क्या है, इरोजन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन है, हीट एंड प्रेशर है, इस सब की वजह से उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है। तो सबसे पहले हम इग्नियस रॉक देखते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ है, अब यहाँ से लावा मैग्मा आया, बाहर निकला, लेयर बना, ऊपर में क्रस्ट का लेयर बना ऐसे, तो जो इनिशियली रहेगा उसको हम लोग इग्नियस बोलते हैं, क्योंकि अब ये जो अंदर में है वही लगभग बाहर आ गया। ठीक है। इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक भी बोल रहा है। ठीक। अब ये अंदर से बाहर आया तो इसको प्राइमरी रॉक बोलेंगे। अब इसका कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब ये जब सन के हीट के प्रेशर में इरोजन होगा, विंड की वजह से हीट एंड प्रेशर भी लगेगा। हीट मतलब वही सन से हीट आएगा, प्रेशर आएगा किसी चीज़ का, किसी चीज़ का क्या, यही जब लेयरिंग होते 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 होते, होते प्रेशर में आ रहा है ना नीचे वाला पार्ट, तो प्रेशर में आएगा। तो अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, अब ये जो आया बाहर में इसमें एग्जाम्पल में देखिए बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, पेगोटाइट है, डियोराइट है और गैब्रो है। तो ये जो नियम है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, पेगमेटाइट, डियोराइट एंड गैप्रो, ये सब जो है आपके इग्नियस यानी प्राइमरी रॉक है। ठीक है। और ये रिजिड होते हैं, और इसमें कोई फॉसिल नहीं है, क्योंकि अभी ये आया है तो इसमें फॉसिल होने का सवाल नहीं है। ठीक है। क्योंकि अभी नया नया आया है, उसमें नहीं आया है। अब ये जब हीट एंड प्रेशर में, जब ये बहुत देर तक जलेगा तब जा करके इसमें कुछ आएगा। ठीक। और इसमें क्या क्या रहता है, केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं। ये हमने देख लिया इसमें क्या क्या रहता है, मटेरियल का हमने कंपोजिशन देख लिया। मेटल में क्या क्या है कि आयरन है, निकल है, कॉपर है, लेड है, जिंक है, क्रोमाइट है, मैग्नीशियम है, गोल्ड है और प्लेटिनम। ठीक है। अब सेडिमेंट्री लेयर देखा है। अब ये जो लेयर है, अब इसका इरोजन होगा। ठीक है। इरोजन होगा, हीट एंड प्रेशर लगेगा, तो ये जो है फ्लैकी हो जाएंगे। फ्लैकी मतलब थोड़ा सा ऐसे इरोडेड मटेरियल हो जाता है ना, भुर क्या बोलते हैं, भुसभुसाना टाइप का, वैसा कुछ फ्लैकी हो जाता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेडिमेंट्री में, वही सेम चीज़ कन्वर्ट होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, सैंडस्टोन, कोग्लोमरेट, सिल्ट, चीक सॉयल, कोल और लॉसेस। ठीक है। ये हो जाएंगे। अब इसमें जो इस मान लीजिए कि यहाँ पे पेड़ वगैरह था, और भी जानवर वगैरह थे, अब यहाँ पे मान लीजिए ये आकर के ऐसे लेयर बन गया, बट उसका प्राइमरी रॉक का। अब ये बहुत दिन तक, करोड़ों साल ऐसे दबा रहा, तो दबा रहने के बाद फिर इसमें ये जो है आपका
सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होगा। अब इसमें फॉसिल आपको मिल जाएंगे, फॉसिल ऑफ द फ्लोरा एंड फौना फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक। अब इसमें जो नीचे दब गए थे वो जो है मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके नाम क्या क्या है, अब यही कन्वर्ट होगा जो ऊपर में थे, सैंडस्टोन, कोगलमरेट, सिल्ट, चीक ऑयल, सिक सॉइल, सॉरी, कोल, लॉसेस, ये सब जो है आपको मिल जाएंगे। केमिकल कंपोजिशन क्या है, आयरन ओर मिलेंगे, फॉस्फेट मिलेगा, कोल मिलेगा, सीमेंट मिलेगा, ये सब जो मिलेगा, ठीक है। मिनरल ऑयल भी जो है इस सेडिमेंट्री रॉक में ही मिलता है। अब मेटामॉर्फिक, फर्दर जो है इसका, अब फर्दर कंपोजिशन चेंज होगा बिकॉज ऑफ द केमिकल, अब केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। अभी तो जो फिजिकल इफेक्ट था सन वगैरह का, पानी वगैरह का, नदी वगैरह का जो फिजिकल इफेक्ट था उसकी वजह से वो बना, लेकिन अब केमिकल और मतलब लंबे पीरियड में प्रेशर, सेडिमेंट्री रॉक जो है वो फर्दर चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या गया, स्लेट है, सिल्ट है, सॉरी सिस्ट है, फिर क्वार्टजाइट है, मार्बल है, नीस है, फाइलिट है, ये सब है जो। तो अब देखिए इसमें अब जो है सेडिमेंट्री रॉक जो है कैसे मेटामॉर्फिक में कौन सा, जैसे सैंड स्टोन है वो क्वार्टरजाइट में चेंज हो जाएगा, लाइम स्टोन जो है मार्बल में चेंज हो जाएगा, सेल जो है वो स्लेट में चेंज हो जाएगा, स्लेट जो है वो फाइलाइट में चेंज हो जाएगा, कोल जो है वो डायमंड में चेंज हो जाएगा। और ड्यू टू द केमिकल चेंज एंड एक्स्ट्रा हीट एंड प्रेशर, और जो है अब आते हैं हम लोग, तो ये कैसे चेंजेस हुआ, क्या क्या लेयर थे, क्या क्या कंपोजिशन है लिथोस्फीयर का, उसको हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे जो वोल्केनो है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, वोल्केनो से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में अगर वीडियो अगर आपको अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, और कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिए। थैंक यू।